नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा एकेडमी पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी का जीके भौतिक विज्ञान में ऊष्मा और हीट का तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 196 है या -196 पे निम्न तापी परीक्षण किया जाता है। ये दिया हुआ है कि 102 का न्यून तापमानों क्रायोजेनिक का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म चुंबकीय प्रत्यापन और दूरमति में, अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म और दूरमति में, अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रत्यापन दूरमति में। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूनतम तापमान मतलब न्यूनतम क्रायोजेनिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 102 का ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यायन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होने की अवस्था को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाना चाहिए। इसका आंसर सी है। किसी ठोस पदार्थ को, माने ठोस कोई पदार्थ है, द्रव में बदले भी, माने द्रव में ना बदलेगा, ठीक है, वो सीधे वाष्प में बदल जाएगा, तो इसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक। चलिए, जिसमें कपूर आता है, 4 ठे आते हैं कपूर, और ऐसे करके एक और है, 2-3 है। चलिए, ऊर्ध्वपातन का पदार्थ देखिए, हाँ यहाँ आ गया, कंफर्म हो गया। एक तो कपूर है तो कंफर्म है। अब देखिए दिया है नेफ्थलीन आयोडीन क्लोराइड, तो 104 का आंसर हो जाएगा डी। ये सभी है नेफ्थलीन अमोनियम क्लोराइड, ये ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो गया डी। आगे बढ़ लिखा है क्वेश्चन में कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रवित परिणित कहलाता है, ठीक है। तो इसको क्वथनांक हो गया ऑप्शन, गलनांक हो गया, वाष्पन हो गया, और इनमें से कोई नहीं। तो जब ठोस से द्रव में आता है तो उसको गलनांक बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, देख लीजिए, हम क्या करते हैं, जल को ले लीजिए, जल ठोस मतलब कि बर्फ को ले लीजिए, बर्फ को ले लीजिए, जब इसको हम द्रव में चेंज करेंगे, पानी में जब आएगा, तो इसको बोलते हैं गलनांक, ठीक है। और जब इससे जब वाष्पन में बदलेगा, वाष्प में, जैसे गैस में बदलेगा तो वाष्पन कहेंगे, वाष्पन, ठीक है। ये चीज होगा। इसके वजह से ये समझ में आ गया ना कि 3 हो गए। गलनांक बर्फ जब द्रव में होता है तो गलनांक बोलते हैं, और जब द्रव वाष्प में बदलता है तो उसको गैस में बदलता है तो वाष्पन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, द्रव, ठीक है ना, द्रव ऊष्मा पा करके वाष्प में बदलता है, माने द्रव हो गया, पानी हो गया। अगर यह वाष्प में होगा तो यह होगा, क्या होगा इसका? 106 का हो जाएगा सी, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, उसी को वाष्पन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक का प्रभाव पड़ता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो उसका जो गलनांक है, गलनांक घट जाना चाहिए, घट जाएगा। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातुओं का गलनांक उनके अवयवी धातु की अपेक्षा, मिश्र धातु के गलनांक मतलब एक एक जैसा कोई धातु है, एक एक अलग अलग है, अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो उनको यही पूछ रहा है कि उनका गलनांक में अंतर क्या होगा अलग अलग वाले में। तो निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं, तो 108 का ए हो जाएगा, निम्न होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्रव से वाष्प में अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं, द्रव से वाष्प की में अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में, तो 109 का हो जाएगा बी, वाष्पन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठोस से द्रव में अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, ठोस से, तो ई हो जाएगा ए, 110 का ए, गलन। आगे, दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक, दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई चीज में अगर हम कोई द्रव, जैसे कोई चीज मिला देते हैं, मिलावट कर देते हैं, तो उसका गलनांक जो होगा, उसका समय जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। चलिए, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है, पानी का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 114 का सी, 273.16 केल्विन में। देखिए क्या होता है, सेंटीग्रेड जो होता है 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक होता है, ठीक है। आसान से समझ में आएगा। ये फ़ारेनहाइट में 273 नहीं होता है, फ़ारेनहाइट में 32 से लेकर के, ये फ़ारेनहाइट है, ये सेंटीग्रेड है,
ठीक है। फ़ारेनहाइट से 212 होता है, ठीक है ना। और केल्विन में होता है 273 से, केल्विन में 273 से लेके 373 तक, ठीक, के होता है, ये याद रहे, ठीक है, के होता है। तो ये कह रहा है कि 373, कह रहा है कि ट्रिपल मैंने पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु, तो सबसे कम है ना बर्फ पानी का, तो यही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 273.16 के, ठीक है। किसी द्रव का वाष्पीकरण में उसका तापमान, द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तो 115 का घटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब 116 है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है वो कहलाता है, ठीक है। कह रहा है कि वह ताप बिंदु, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी, वाष्प संतुलन में रहता है कहलाता है हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप, त्रिक बिंदु। तो अभी से पहले वाले में पढ़े हैं, इसको क्या है, त्रिक बिंदु होगा, त्रिक बिंदु, ठीक है, जो त्रिक बिंदु 273.16 के था, ठीक है, अभी पढ़े थे। चलिए, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करता है, वाष्पीकरण का जो दर है वो निर्भर नहीं करता द्रव के तापमान पर, द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, वायु दाब पर। तो 117 का आंसर हो जाएगा, 117 का आंसर हो जाएगा सी, द्रव के संपूर्ण मात्रा पर कोई वाष्पीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब का पड़ेगा, पृष्ठतल पर पड़ेगा, वायुमंडल का दाब पर पड़ेगा, ठीक है, लेकिन द्रव का संपूर्ण मात्रा पर नहीं पड़ेगा। चलिए, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र के तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में, एवरेस्ट पर, ठीक है। तो इसका चावल पकने का समय ज्यादा कहाँ लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का डी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पे। कारण क्या है कि दाब कम हो जाता है, जैसे पृथ्वी के तल पर दाब ज्यादा रहता है वायुमंडल का, यहाँ पे वायुमंडल जैसे मान लीजिए पहाड़ है तो इस पर वायुमंडल का दाब कम होता है, इसी के चलते यहाँ पे अधिक समय लगता है खाना बनाने में, ठीक। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर और इन सभी कारकों पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 119 का हो जाएगा डी, इन तीनों पर, इन सभी कारकों पर। जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, अपेक्षाकृत आर्द्रता पर निर्भर करता है, जल की खुली सतह के ऊपर दबाव पर निर्भर करता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 120 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर कुछ गैस जलवाष्प में जमा कर देती है। बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट होते हैं, अतः जलवाष्प जमकर वाष्प बन जाती है। ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प पर निर्भर जमकर बर्फ बन जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 121 का हो जाएगा सी। ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बन जाता है, बर्फ बन जाता है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य के द्वारा एक साथ न पिघलने के कारण है, अति कठोर हो जाती है, सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। तो 122 का आंसर हो जाएगा बी, कि सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा परावर्तित कर देती है। चलिए 123, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर का ताप समुद्र की ताप से कम होता है। पहाड़ की चोटी पर ताप उच्चतर होता है, वायुमंडलीय ताप उच्च अधिक होता है और वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 23 का डी हो जाएगा, 123 का डी। आगे बढ़ते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस बनती है, क्योंकि तेज हवा में वाली रात में ओस नहीं बनती है। तो वाष्पीकरण की दर तेजी से होता है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 124 का ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहते हैं, उदरपातन कहते हैं। ठोस कपूर को सीधे वाष्प में बदल जाता है तो उसको उदरपातन कहते हैं। 125 का डी होगा। गर्मी के दिन के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित में समृद्धि के कारण, यानी इसके विसरण, वाष्पोत्सर्जन, ऑस्मोसिस, वाष्पीकरण। तो 126 का हो जाएगा डी, वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, और दाब व गलनांक का कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 127 का ए, ठीक है ना। ए क्या होगा? दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, ठीक है, गलनांक घट जाता है। आगे बढ़ते हैं। 128 का बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर
बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, और पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, घट जाता है गलनांक। चलिए, पानी से भरे गिलास के बर्फ का एक टुकड़ा तर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास का पानी का तल घट जाएगा, मैंने बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 29 का सी होगा, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम उष्मा लेता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा 130 का ए, क्वथनांक बढ़ जाता है, 130 का ए। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? ये है अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, ए। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर निम्नलिखित तापमान उबलने लगता है, क्या मतलब? ये आंसर क्वेश्चन ऐसा दिया है कि विकल्प है कि 100 सेंटीग्रेड से अधिक, 100 सेंटीग्रेड से कम, और 100 सेंटीग्रेड पे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इससे कम में उबलने लगेगा। ठीक है, चलिए। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, वो क्या कहलाता है? इसमें विशिष्ट ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा, उत्सर्जित ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? 134 का डी, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं? ठोस का गलनांक, ठोस का क्वथनांक, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? दिया है कि 0 से 8 कैलोरी प्रति ग्राम, 8 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 536 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा, 80 किलो प्रति ग्राम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुप्त ऊष्मा, वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? इससे पहले क्या वाला था वो? बर्फ की, अच्छा, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 ये होता है, और ये है वाष्प की गुप्त ऊष्मा का। तो इसका आंसर क्या होगा? 137 का ए, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, और भाप से अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 138 का ए, उसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है संवेग, ऊर्जा, संवेग और ऊर्जा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा ऊर्जा। ठीक है, आगे। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो शून्यांक नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा प्रथम नियम। आंतरिक ऊर्जा का संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रथम नियम से। चलिए, आगे बढ़ते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन ए दिया है कि ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है, बी ताप अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी ऊष्मा और ताप दोनों बदलते हैं, इनमें से कोई नहीं। 141 का आंसर हो जाएगा ए, ऊष्मा अपरिवर्तित होता है। ठीक है, आगे। समतापी परिवर्तन, आइसोथर्म चेंज में ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है, ताप अपरिवर्तित रहता है, ऊष्मा और ताप दोनों बदलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा बी, ताप अपरिवर्तित रहता है। देखिए, दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर दिया हुआ है? रुद्धोष्म परिवर्तन, ठीक है, इसमें होता है ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है, और इसमें होता है ताप परिवर्तित रहता है। माने समतापी है, इसका नाम से देखिए, समतापी यानी कि ताप अपरिवर्तित रहता है, समान ताप रहता है। ठीक, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक को घटाना। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का सी, एक समान तापमान बनाए रखना। चलिए, आगे। 144 ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किस संबद्ध मामला है?
चार्ल्स के नियम, ऊर्जा के संरक्षण नियम, ऊष्मा विनिमय के नियम, न्यूटन के शीतलन के तापगतिकी का प्रथम नियम। तो 144 का आंसर क्या होगा? 144 का होगा ऊर्जा के संरक्षण के नियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य के सतह का तापमान होता है कितना? 145 का सी 6000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब पानी में जब नमक मिलाया जाता है उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? क्या का परिवर्तन होगा? मतलब तो क्वथनांक बढ़ता है और जमा बिंदु घटता है। क्वथनांक घटता है, जमा बिंदु बढ़ता है। क्वथनांक और जमा बिंदु दोनों घटते हैं, क्वथनांक और जमा बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि क्वथनांक बढ़ता है और जमा बिंदु घटता है। आगे बढ़ते हैं। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, हमारे शरीर में अधिक ऊष्मा विकृत होती है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 का बी हो जाएगा। ये हमारा जो पसीना है तेजी से वाष्पित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पे, कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस के छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संपीड़ित गैस छोड़ने से। ठीक, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषक करता है जब वह काला और खुरदरा है, काला और मसृण है, सफेद और खुरदरा है, सफेद और मसृण है। मतलब कोई भी पिंड का ऊष्मा सबसे अधिक अवशोषक होता है तो काला तो रहना ही चाहिए। तो काला अगर ऊष्मा का अवशोषक होता है बहुत ज्यादा, तो इसका 49 का हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा, काला और खुरदरा। ठीक है, चलिए। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। ठीक है ना, किसी बिंदु का फ़ारेनहाइट और तापमान सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो किस पर होता है? तो ये देखिए 150 का आंसर हो जाएगा डी, 160 फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, आगे। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है। पारा मतलब पारा का प्रयोग इनमें से, क्योंकि इसमें उच्च माने अधिक तरलता होती है, उच्च सघनता होती है, उच्च चालकता होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51 का हो जाएगा सी, उसकी चालकता होती है, उच्च चालकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, कोई संबंधित नहीं रहता है। तो अशुद्धि जब भी होगा तो इसका आंसर बढ़ जाता है, क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। जब भी अशुद्धि होगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.3। देखिए केल्विन में ये नहीं होगा, 98 नहीं होता है। देखिए फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 या 8 इतना होता है। ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यही होगा। तो फ़ारेनहाइट तो दिया नहीं है, 37 फ़ारेनहाइट, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर 153 का हो जाएगा ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिक दाब देने तो उबलने वाली पानी ताप बढ़ जाता है, प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 154 का सी हो जाएगा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। आगे, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर, पिंड को उपलब्ध कराई गई ऊर्जा ऊष्मा पर, पिंड के द्रव्यमान पर, पिंड के तापमान पर। तो 155 का हो जाएगा ए, पिंड के द्रव्य पर। ठीक है, आगे। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, ये शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित कर देता है, यह पसीना सोख लेते हैं, आंखों की शीतलता को प्रदान करता है। तो 156 का आंसर हो जाएगा ए, कि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। खाना पकाने में के बर्तनों को नीचे या बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ जाता है? उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, काली सतह ऊष्मा का सुचालक होता है, काली सतह ऊष्मा का कुचालक होता है, काली सतह ऊष्मा के अच्छी अवशोषक होता है। तो इसका आंसर 57 का क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा डी, काली जो सतह होती है ऊष्मा का अच्छी अवशोषक होती है। ठीक है, श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक और तथा खराब परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक और अच्छी परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक और खराब परावर्तक। तो इसका 158 का आंसर हो जाएगा सी, कि एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक होता है श्वेत, सफेद, और
इसका हो गया चिकनी जो सतह होती है अच्छी परावर्तक होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान रहे कि नहीं लिखा हुआ है तो इसके हिसाब से आंसर देना है। सही नहीं है। एयर कंडीशन एवं एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करता है। एयर कूलर नो। एयर कंडीशन एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, और दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो इसके हिसाब से आंसर देना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने से प्राप्त होता है। वाष्प दबाव थर्मामीटर, पारे थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, गैस थर्मामीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 160 का सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर जाती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त पानी अवशोषित हो जाती है, फ्रिज के अंदर दबाव अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 161 का बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमेशा गर्म क्यों रखती हैं? तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है कि ए है दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा का संचरण रोकती हैं, दो कमीजों के बीच वायु का परत सुचालक के रूप में कार्य करती हैं, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है, ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। तो ये ध्यान रहे, इसका आंसर क्या होगा? 162 का सी हो जाएगा। 162 का सी कि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? लोहे की, जल की, स्वर्ण की टुकड़ा का, बेंजीन की। तो आंसर हो जाएगा 163 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता, तापमान में जब वृद्धि होगी तो आर्द्रता कम होगा। आंसर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है कि बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती बढ़ती रहती है। तो 164 का हो जाएगा बी, घटती है। आर्द्रता मतलब क्या होता है? अपेक्षित आर्द्रता। किसी भी वायुमंडल में पानी की मात्रा, जब तापमान बढ़ेगा तो पानी की मात्रा कम होने लगेगा। ठीक है, सेल्सियस के माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? 30 डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए केल्विन दिया हुआ है तो हम लोग पढ़े हैं कि C बराबर C-0/100 और इसका होता है केल्विन माइनस 273/100। तो 100 से कट जाएगा, ये 0 है। C हमको निकालना है, यहाँ पे 300 माइनस 273, तो 300 में से 273 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 3 जाए 7 और 9 में से 2 जाएगा 2 और यहाँ से 27 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका आंसर बी होगा। 165 का देख लीजिए, 165 का हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस में परिवर्तन, द्रव से गैस में परिवर्तन करने की अपेक्षित ऊष्मा किसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है? तो वाष्पन की, ऊर्ध्वपातन की, संघनन की और वाष्पीभवन की। तो द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो ऊर्ध्वपातन। क्या बोला है यहाँ पे? बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन करने की अपेक्षित ऊष्मा को किसी गुप्त ऊष्मा कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव से है, द्रव से ध्यान रहे, वाष्पन कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर देती है? केवल निम्न तरंग दैर्घ्य को, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य को, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को, सभी तरंग दैर्घ्य को। तो इसका 67 हो जाएगा सी, उच्च, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य का। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस होती है? साफ मौसम में, आर्द्र मौसम में, मेघाच्छादित मौसम में और अनार्द्र मौसम में। तो साफ मौसम में ठंडा ज्यादा लगता है। इसका आंसर हो जाएगा 68 का ए। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर ग्राफ में व्यक्त किया जाता है। प्रति 165 मीटर ऊंचाई से 7 में इसका 1 सेंटीग्रेड कमी हो जाती है। वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी
ताप के बढ़ोतरी से नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है और ताप में वृद्धि से वायुमंडल वायुदाब कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन कथन सही है पूछ रहा है। 69 का आंसर हो जाएगा सी, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्फ के बुरादे में पैक क्यों किए जाते हैं? बर्फ को बुरादे से पैक क्यों किया जाता है? अच्छा, सिल्ली जो बर्फ का सिल्ली होती है उसको बुरादे से पैक किया जाता है कि उसमें गलन कम हो, मतलब कि वो ज्यादा देर तक टिका रहे। तो उसका क्या आंसर है? इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है कि बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता है, बुरादा उष्मा का कुचालक है और बुरादा उष्मा का सुचालक है। तो इसका 170 का हो जाएगा सी, कुचालक है बुरादा, इसी की वजह से। चलिए आगे। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 171 का बी हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के बर्तन में जो ठंडा रहता है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो बॉडी और उसके आसपास चीजों के बीच तापमान में अंतर, विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल, विकिरणकारी सतह की प्रकृति, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 172 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि बॉडी और उसके आसपास सभी चीजों के बीच तापमान में अंतर। आगे, गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। इसके द्वारा इसमें दिया हुआ है कि Cp माइनस Cv बराबर R बाई जे, Cp प्लस Cv बराबर RJ, Cp माइनस Cy बराबर RJ और Cp बराबर Cy बराबर RJ, ये बट्टा में है। तो इसका आंसर क्या होगा? 173 का ए हो जाएगा कि Cp माइनस Cv बराबर R बाई जे। पानी मैंने 174 क्वेश्चन दिया है कि पसीना शरीर को ठंड करता है क्योंकि त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी दिया है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, पानी की ऊष्मा का हीन चालक है। तो इसका 174 का हो जाएगा बी, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए तो समाप्त हो गया ऊष्मा, आज समाप्त हो गया। 174 क्वेश्चन था और 3 वीडियो हम बनाए हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।